गुरु का बाग सत्याग्रह। गुरु का बाग सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपको वहां मिलेगा, इग्नू वाले नोट्स में बहुत अच्छे से मिलेगा। यहाँ शॉर्ट में दिया है, वहां लंबा चौड़ा है। वहां 6-7 पेज में, यहाँ हमारा 1-2 पैराग्राफ में हो जाएगा। अमृतसर से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव ढोकेवाला में गुरु का बाग गुरुद्वारा है। गुरुजी ने जो बाग लगाया था उसी को गुरुद्वारा बना दिया। जहाँ गुरुजी ने सिर काटा था गुरुजी का, उसको शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज, ऐसे अलग अलग जगह पे गुरुद्वारा के नाम होते हैं। करतारपुर साहिब, वहां जहाँ खेती की गुरु नानक देव ने, वो करतारपुर साहिब, इसलिए करतारपुर कॉरिडोर। वहां रहे जिंदगी के काफी साल, गुरु नानक देव के वहां निकले, इसलिए वो करतारपुर साहिब साहिब बोलते हैं। हेमकुंड साहिब ऊपर, पटना साहिब, तो सब जगह जो गुरु लोग थे, 10 गुरु जो थे, जहां जहां रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी की जो समय और कार्यक्रम किए, तो जहां बाग लगाया था गुरुजी ने, उसको बोलते हैं गुरु का बाग। वहां गुरुद्वारा भी बना देते हैं लोग। बाग तो था ही, साथ में गुरुद्वारा भी हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं गुरु का बाग गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का नाम है गुरु का बाग गुरुद्वारा। याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, ये जो छोटी सी आपको लगेगा ये तो स्पष्ट है, इसमें क्या समझाना है, यहां जब आप पढ़ के निकलते हो तब यही बात तो समझ में नहीं आती, इसलिए तो परीक्षा में गलत होता है। जिस चीज को पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो, उसका एक दृश्य बनाने की कोशिश करो कि ये है क्या। हर चीज को चित्रों और आकृति में ढालने की कोशिश करो। शब्दों को, जिस दिन आप वर्ड्स को डिजाइन करना सीख जाओगे, फिगर्स में, इमेजेस में, कलर्स में, उसकी डिजाइनिंग, डिजाइनिंग ऑफ वर्ड्स, मेमोरी क्या है, डिजाइनिंग ऑफ वर्ड्स, उसको बोलते हैं मेमोरी। उस दिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा और मेंस की क्वालिटी बहुत सुधर जाएगी। मेंस में लिखने की क्वालिटी अभी मैं 7 जून के बाद बताऊंगा आपको, रोज एक्सरसाइज करवाऊंगा मेंस की, यानी रोज आधा घंटा आपको लिखना पड़ेगा, और फिर मैं आदर्श उत्तर लिख के बताऊंगा आपको। फिर आपको कहूंगा आप अपने मार्क्स डिसाइड करो। 10 नंबर का आपको लिखने के लिए कहूंगा पहले 15 मिनट में, फिर 15 मिनट में मैं बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि ये मैंने जो लिखा है इसमें 10 में से 10 मिलेंगे। आपने जो लिखा है अब आप खुद अपने नंबर दे के देखो। 10 पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं। आपने उन 10 पॉइंट में से अगर 9 लिखे हैं तो 9 नंबर दे दो खुद को। अगर आपने 6 लिखे हैं तो 6 नंबर दे दो। 4 पॉइंट लिखे हैं तो 4 नंबर दे देना। मैं 10 पॉइंट लिख के बताऊंगा कि कौन से होने चाहिए इस आंसर में। अभी सिखाऊंगा मैं, 7 तारीख के बाद हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो 28 तारीख के बाद 29 को आपको आना है। 29 को हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। 30 को छुट्टी होगी, 30 से जो छुट्टी होगी फिर वो 6 तक रहेगी। 7 से फिर क्लास शुरू होगी। एथिक्स से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन साथ साथ आधे घंटे का राइटिंग एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा। उसमें 15 मिनट आप लिखेंगे, 15 मिनट में लिखवाऊंगा। एक आदर्श उत्तर बताऊंगा कि वो एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है। उस मॉडल आंसर आंसर के अकॉर्डिंग आप अपना मार्किंग करेंगे, और फिर 7, 8, 9 नंबर लाना सीखेंगे धीरे धीरे। जिनके 3 आ रहे हैं वो भी, और 4 आ रहे हैं वो भी। जैसे हमने प्रैक्टिस की टेस्ट के माध्यम से प्रीलिम्स की, ऐसी हम मेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पूरी तैयारी कराएंगे आपकी। और जो लोग इस साल मेंस दे रहे हैं उनको 3 घंटा एक्स्ट्रा बिठाएंगे। 2:30 बजे क्लास खत्म होगी, 2:30 बजे से 5:30 बजे तक जिन लोगों के मार्क्स 28 तारीख को अच्छे आएंगे उन लोगों को हम 3 घंटा एक्स्ट्रा रोकेंगे।
तो आप लोग टिफिन लेके आइएगा, अपना टिफिन लेके आइएगा। यहाँ ब्रेक होगा, उस ब्रेक के बाद फिर आप 2.5 घंटा और पढ़ेंगे, 2.5 से 3 घंटा और पढ़ेंगे। और हो सकता है टेस्ट भी, बीच बीच में टेस्ट भी देंगे। मेंस वालों के टेस्ट जो होंगे वो यहाँ पर 11 बजे से 2 बजे तक ऑफलाइन यहीं पे करवाएंगे हम, सैटरडे संडे को मेंस के टेस्ट, और उनकी कॉपी चेक करके बताएंगे। बशर्ते आप मार्क्स लेके आइए 28 तारीख को, क्योंकि ज्यादा लोगों की कॉपी चेक नहीं कर सकते, 40-50 लोगों की नहीं कर पाएंगे, 7-8 या 5-6 या 3-2-1 जो भी होंगे उन्हीं की कर पाएंगे। तो 28 तारीख को पर्याप्त मार्क्स होने चाहिए, बाकी की ट्रेनिंग हम वैसे ही कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स लेके आइए, करवाएंगे, खूब मेहनत कराएंगे। आप बन सकते हो, कुछ नहीं है, एक एक चीज सिखा देंगे, बशर्ते मेहनत करो, हार्ड वर्क करिए, हम आपके साथ हैं। तो गुरु का बाग के महंत ने 1921 में गुरुद्वारा को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति को सौंप दिया, परंतु उसके पास जमीन पर अपना कब्जा जो है उन्हीं के पास था। तो अकाली लोगों ने वहां पर भोजन बनाने के लिए सूखे पेड़ को काट लिया, तो महंत ने थाने में रिपोर्ट लिखा दी। तो थाने ने गिरफ्तार कर लिया 9 अगस्त 1922 को 5 अकालियों को, और उन पर मुकदमा चलाया गया। अकालियों ने फिर उस मुकदमे का विरोध किया, तो ब्रिटिश राज ने उस मुकदमे को दबा दिया। तो सीएफ एंड्रूज ने सत्ता के इस कृत्य को अमानवीय, सीएफ एंड्रूज गांधी जी के दोस्त, दक्षिण अफ्रीका से साथ में आए थे, सीएफ एंड्रूज, दीन बंधु की उपाधि थी। देश बंधु और दीन बंधु कंफ्यूज मत होइएगा, ये दीन बंधु थे। दीन बंधु मतलब गरीबों के दोस्त, फ्रेंड ऑफ पुअर्स। गरीबों के दोस्त। गांधी जी का दोस्त था, पत्रकार था, और साउथ अफ्रीका से ही साथ में इंडिया आया था। गांधी इसको चार्ली बोलते थे, निकनेम चार्ली। इन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल अमानवीय है, वहशी है, कायरतापूर्ण, अंग्रेजों के लिए अत्यंत शर्मनाक है और ब्रिटेन की नैतिक पराजय है। सितंबर 1923 में अकालियों ने नाभा के महाराजा, नाभा और जिंद राजघराने थे, रिपुदमन सिंह का मामला उठाया, जिन्हें सरकार ने जबरदस्ती बेदखल कर दिया था। और रिपुदमन सिंह अकाली आंदोलन के संरक्षक थे। प्रसिद्ध जेतू नाभा मोर्चा इसी सिलसिले में निकाला गया था। मैंने बताया था ना, इन सब मामलों के लिए भी गांधी जी ने नेहरू को भेजा था। गांधी के साथ ही लेटरबाजी होती थी इन सारे आंदोलनों में। ठीक है, इसलिए तो सिख का आदमी हुआ, चंपारण का आदमी हुआ, बंगाल का आदमी हुआ, सब गांधी जी को पत्र लिखते थे, आप आओ हस्तक्षेप करो। नेता ऐसे ही तो बनता है आदमी, समाज में भी नेता ऐसे ही बनता है। किसी के कोई पंगा होता है, वो उसके घर चले जाते हैं, और अब आप तो जानते हो, आप बोलोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। फिर दूसरे के यहाँ कोई भी पंगा हुआ, वो भी उसी के घर पहुंच गया। तो धीरे धीरे जब सब लोग उसके घर पहुंचने लगते हैं कि आप बोलोगे तो सब हो जाएगा, आप बोलोगे तो सब हो जाएगा, तो बहुत फर्क पड़ने लगता है, धीरे धीरे वो नेता हो जाता। इसलिए तो लोग बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पर डालते हैं, ताकि लोग उनको बताएं कि आपकी तो इतनी अच्छी उनसे पहचान है, कल अपने फोटो में आपको देखा था, आप उनके बिल्कुल बगल में खड़े थे, आप बोलिए। तो धीरे धीरे बोलने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर वोट देने वाले भी बढ़ जाते हैं, तो वो नेता हो जाता है। तो गांधी अखिल भारतीय नेता ऐसे ही तो बने थे, सब लोग उनको, पूरे भारत के लोग उनको दुखड़ा बताते थे, इसलिए वो अखिल भारतीय नेता थे। दूसरे को बताते नहीं थे। मुसलमान जिन्ना को बताते थे, इसलिए जिन्ना मुसलमानों के नेता थे। हिंदू बताते होते तो, अब गांधी को हिंदू भी बताते थे, मुसलमान भी बताते थे, इसलिए गांधी भारत के नेता थे। जिन्ना भारत के नेता नहीं थे, मुसलमानों के थे, क्योंकि उनको अपना दुखड़ा मुसलमान ही बताते थे, दूसरे नहीं बताते थे।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी नवंबर 1920 में। शिरोमणि अकाली दल बना 20 में दिसंबर में। जेतों मोर्चा आया था सितंबर 1923 में। गुरु का बाग आंदोलन 22 का है। ननकाना आंदोलन के नेता थे करतार सिंह जब्बर। पता नहीं क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा इनमें से। तो फिर पंजाब के सभी गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों की एक समिति को सौंप दिया, जिसे एसजीपीसी कहते हैं। अब वर्तमान में भी एसजीपीसी ही देखती है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। कई बार ये सवाल आता है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं झंडा सत्याग्रह क्या है। ये कई बार आता है सवाल, ये इंपॉर्टेंट है। झंडा सत्याग्रह मैंने 2-3 बार देख लिया परीक्षाओं में, बच्चे लिख नहीं पाते हैं। 1923 के मध्य में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के लिए एक आदेश आया ना, उसके खिलाफ फिर नागपुर झंडा सत्याग्रह किया गया। नागपुर झंडा सत्याग्रह। सरकार को इस समझौते के लिए बाध्य करने के लिए गुजरात से आंदोलनकारियों का एक दस्ता नागपुर भेजा गया। इस दस्ते में प्रमुख भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसको बोलते हैं झंडा सत्याग्रह। सरकार इस प्रकार के किसी सिंबल को प्रमोट नहीं करना देना चाहती थी। तो यहां से एंट्री हो जाएगी सरदार की, वल्लभ भाई पटेल की सक्रियता आपको यहां से देखने को मिलेगी। ये सब युवा थे उस समय में, युवाओं का समय आ गया था। युवाओं का समय आ गया था। वरसाड आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल के वरसाड सत्याग्रह को हार्डिमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा है। वरसाड सत्याग्रह, गांधीवादी सत्याग्रह। वरसाड के प्रत्येक वयस्क पर 2 रुपया 7 आने का कर लगाया गया था। 2 रुपया 7 आना, 1 रुपए में 16 आने। 16 आना यानी 16 आना मीन्स 1 रुपया। तो 2 आना मतलब 32 और 7 मतलब 39 आना। ठीक है, लगभग 2.5 रुपया। 8 आना मतलब 50 पैसा, लगभग 2.5 रुपया का टैक्स, जो भी एडल्ट है उसके ऊपर। यानी एडल्ट होना चाहिए, 21 साल से ऊपर का होना चाहिए। उस समय एडल्ट मतलब 21 साल। और ये कहा कि डकैतियों के कहर दबाने के लिए पुलिस की व्यवस्था की जा सके, क्योंकि डकैत बहुत आते हैं और उन डकैतों को रोकने की ड्यूटी तो एडल्ट्स की है। वो नहीं रोक पाते हैं, इसलिए हमको पुलिस लगानी पड़ेगी। तो पुलिस को तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो तनख्वाह कहां से देंगे? तो आप सब टैक्स दो। आ रहा है ना समझ? शोले मूवी देखी कि नहीं? डाकू आता है तो कौन लोग रोकते हैं? गांव के लोग रोकते हैं। तो वो फिर वो अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को आउटसोर्स करते आउटसोर्सिंग का पहला एग्जाम्पल यानी कि गार्ड आउटसोर्स। 2 गार्ड रखते हैं, उसका पेमेंट गांव वाले करेंगे। अब वहां तो ठाकुर कर रहा था, लेकिन एक तरह से गांव वाले करेंगे, क्योंकि सबका अनाज बचेगा ना। क्योंकि वसूली करके ले जाते हैं, वो सब लूट के ले जाते हैं। तो लुटेरों से बचाने के लिए एडल्ट्स की ड्यूटी है। ठीक है ना, एडल्ट्स। तो ये है। तो दिसंबर तक आंदोलन ने ऐसा रूप कर लिया धारण कि 104 प्रभावित गांवों ने नए कर की अदायगी न करने का निर्णय लिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कर टैक्स रद्द करवा दिया, क्योंकि तो गलत था ना भाई। ऑलरेडी जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, किसान हैं, वो सब टैक्स दे ही रहे हैं।
ठीक है। वाईकोम सत्याग्रह, वाईकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। यह आंदोलन निम्न जाति एजवाओं और अछूत द्वारा गांधीवादी तरीके से त्रावणकोर के मंदिर के निकट की सड़कों के उपयोग के बारे में था। मंदिर के निकट वो सड़क का उपयोग नहीं कर पाते थे। तो केरल में बहुत बुरी स्थिति थी। त्रावणकोर, त्रावणकोर के गांव वाईकोम में 30 मार्च 1924 को कांग्रेसियों के नेतृत्व में सवर्णों और अवर्णों यानी कि नीची जाति के लोगों ने जुलूस छुआछूत कानून की अवहेलना करते हुए मंदिर पहुंच गया। इनमें नायर सवर्णों के संगठन जैसे नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाजम, केरल हिंदू सभा ने इस सत्याग्रह का समर्थन किया। नंबूतिरियों का उस समय का सबसे बड़ा संगठन योगक्षेम सभा ने भी प्रस्ताव पारित कर मंदिरों में अवर्णों के प्रवेश का समर्थन किया। तो वाईकोम सत्याग्रह छुआछूत के विरोध में, सड़क के प्रयोग में, यानी सड़क के प्रयोग करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा था कि हमें सड़क का प्रयोग करना है। ठीक है। केपी केशव मेनन, याद रखिएगा। और ये तो व्यक्ति पेरियार तो आपको बताया ही था उस समय, नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार। एक जत्थे का नेतृत्व उन्होंने मदुरई से किया था। 1925 में गांधी जी वेंकम गए, लेकिन 20 महीने बाद आंदोलन कमजोर पड़ गया क्योंकि अछूतों के लिए सरकार ने बिल्कुल अलग सड़क का निर्माण करा दिया। उनके लिए अलग सड़क ही बना दी। वो चाहते थे वो जो मेन सड़क जिसको सब जाति के लोग उपयोग करते हैं, हमें भी उसका उपयोग करने दिया जाए। तो सरकार ने अलग सड़क बना दी अछूतों के लिए। ऐसा करके आंदोलन समाप्त हो गया। आ गया समझ? ये बड़ा रंग बिरंगा रंगीला इंडिया है हमारा। बहुत कहानियां हैं इसमें, ऊंच नीच की, भेदभाव की, खट्टी मीठी, तगड़ी छोटी कमजोर, ताजी बासी, बहुत तरह की कहानियां हैं, बहुत तरह की। बहुत अद्भुत है ये। हम कहानियों से बने हुए हैं देश। बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियां हैं, बहुत हिस्ट्री है, लाजवाब हिस्ट्री। कुछ अच्छी है, कुछ खराब है। मानव की बराबरी की बात भी सबसे ज्यादा यही होती है, बहुत प्राचीन काल से होती है। सबसे ज्यादा छुआछूत भी यही होती है। सब में एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं हम लोग, अच्छाइयों में भी और बुराइयों में भी। इसलिए बहुत अद्भुत देश है, बहुत रहस्यमय देश है। हर कोई आना चाहता है, देखना चाहता है, जानना चाहता है, लूटना चाहता है। हर कोई, बहुत जिज्ञासा है इस देश के प्रति, अभी भी। पहले भी थी, अभी भी है, और आगे भी रहेगी। और बहुत कुछ है भी इसके पास, ज्ञान में भी, धन में भी, बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कल्चर है। और कल्चर अभी भी बना हुआ है, लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। वस्तु का उपयोग कर लेते लेकिन कल्चर को नहीं छोड़ते। कमाल की चीज है। आप लाते हो विज्ञान के साधन, लाउड स्पीकर आए तो धर्म ने यूज करना शुरू कर दिया, मुसलमान हिंदू सब यूज करने लगे। पहले एक दो लोग सुनते थे, सबको सुनाते हैं अजान, भाषण, कथा चलती तो एक कोने में चलती, पूरे मोहल्ले में माइक लग जाते। टीवी आया तो उस पर सुबह सुबह प्रवचन चलने लगे। मोबाइल आया तो यूट्यूब पे बाबा आने लगे। मतलब आप कितना संस्कृति को दबाने की कोशिश करिएगा, वो वापस उखड़ उखड़ करके बाहर आती है। जो साधन लाएंगे उससे और स्प्रेड होगी पुरानी संस्कृति, उससे और फैलेगी। साधन नया होगा लेकिन फैलेगी पुरानी संस्कृति। इसलिए कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल है, कुछ हो नहीं सकता है यहाँ।
सबसे बड़ी बात है कि ये व्यक्ति खुद ही अपनी स्थिति को बदलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। एक वर्ग को फायदा हो रहा है इसलिए वो बदलने को तैयार नहीं है, दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसका शोषण हो रहा है इसलिए वो बदलने को तैयार नहीं है। शोषण जिसका हो रहा है उसको पता नहीं है, और जो कर रहा है वो जारी रखना चाहता है, क्योंकि उसमें उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल शोषण कर लो बात हो जाएगी, फिर बदलें क्यों। बहुत ही अद्भुत देश है, मजेदार है। गुरुवायूर सत्याग्रह के केलप्पन के प्रयासों के चलते केरल प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने 1931 में मंदिर प्रवेश का मुद्दा उठाया, और पहली बार 1931 में गुरुवायूर ने मंदिर प्रवेश सत्याग्रह छेड़ा। पीत्र सुब्रमण्यम तिरुमाबू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों का एक जत्था 21 अक्टूबर को कन्नामूर से गुरुवायूर की ओर पैदल मार्च करता हुआ निकला, और 1 नवंबर 1931 को अखिल केरल मंदिर प्रवेश दिवस मनाया गया। ये कोई मुसलमान नहीं थे जो मंदिर में घुसना चाहते थे, हिंदू ही थे, दलित, जिन्हें मंदिर प्रवेश का अधिकार नहीं था। ये है। और नीचे मद्रास में 1938 में फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने भी सरकार नियंत्रित सभी मंदिरों के द्वार खोल दिए, बट गवर्नमेंट कंट्रोल में जो थे, प्राइवेट में नहीं। सरकार जिनका नियंत्रण करती थी उन मंदिरों में। देखिए हिंदू धर्म की क्या प्रॉब्लम है, उसमें विरोधाभास है। वो फैलना चाहता है, वो बोलता है कि हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं और हम बहुत ज्यादा हैं, और वो शामिल किसी को नहीं करना चाहता उसमें। वो ज्यादा दिखना चाहता है, डोमिनेंट रहना चाहता है, सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा हैं, और हम ही हैं। लेकिन अगर उसमें कोई एंट्री करता है तो बोलता है नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, महिलाएं ये नहीं कर पाएंगी, दलित ये नहीं कर पाएंगे, एसटी वाले ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो फिर हिंदू धर्म मतलब केवल ब्राह्मण हो गया, तो वो तो फिर 3-4% ही रह जाएगा, तो माइनॉरिटी हो जाएगा, सबसे बड़ी माइनॉरिटी हो जाएगा। क्योंकि नॉन ब्राह्मण्स के लिए बहुत दिक्कत है, इसलिए हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा वो नहीं माना जाता उस तरह से, उसमें दिक्कत बहुत है, वो स्वीकार नहीं करेगा। राजनीतिक रूप से बहुत चाहते हैं कि एक हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए और एक साथ वोट करें, और जो हिंदुओं को सपोर्ट करेगा वही व्यक्ति जीते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वही जीते और वही सपोर्ट करें, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या हम मंदिर में आ सकते हैं, फिर हम भी आपकी तरह पूजा पाठ नहीं, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, 50 तरह की बंदिशें हैं। इसीलिए वो मुद्दा उठा था केरल का कौन सा मंदिर, जहाँ महिलाओं का प्रवेश, सबरीमाला मंदिर, वो छूट गया था। सबरीमाला मंदिर, अयप्पा, भगवान अयप्पा आया समझ। तो मुद्दा यहां तक आया स्वतंत्र भारत में, अभी 2020-21 में मुद्दा 19 तक चला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया, आर्टिकल 17 छुआछूत का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी खत्म करने वाला। ये तो आप अनटचेबिलिटी कर रहे हो कि महिलाएं नहीं आ सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ले। फिर बोले नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाने वाले लोग धार्मिक नहीं थे, धर्म ने नहीं बनाया था, कोई शंकराचार्य ने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं, इसलिए धार्मिक मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन बीच में ना आए, राजनीति ना आए, कोर्ट ना आए। तो धर्म पहले या राष्ट्र पहले? कॉन्स्टिट्यूशन भी बाद में है क्या? धार्मिक ग्रंथ उससे बड़े हैं क्या? तो मामला बड़ा खतरनाक है। वो यहां तक गया, तो ये कोई मामूली चीज नहीं। तो जब अंग्रेज थे और 1930 की बात कर रहे हैं, तो 75 साल आजादी के हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए, तब भी हालात ऐसे हैं।
तो फिर 100 साल पहले कैसे रहे होंगे? बहुत ही खतरनाक रहे होंगे, अंदाजा लगा सकते हो। 100 साल बाद जब लोग ऐसी बात कर रहे हैं, 75 साल एक्सरसाइज कर लेने के बाद भी उनको आदत नहीं पड़ी और वो मानने को तैयार नहीं, तो 100 साल पहले तो बहुत बुरी हालत होगी ना। ठीक है, तो आजादी का आंदोलन जो है केवल अंग्रेजों से आजादी का नहीं था, बल्कि अंधविश्वास से और बहुत सारी चीजों से आजादी मिली थी। अंधविश्वास से, कुरीतियों से, और बेकार के धर्म से, पाखंड से भी। मामूली काम नहीं था। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए फिर कल से चलेंगे हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन में। अच्छे से मैं बता रहा हूं ताकि मेंस का मसाला अच्छा हो जाए लिखने का आपके पास। ये मैं बातचीत इसलिए कर रहा हूं, आप पढ़ेंगे वो पता नहीं कितना याद आएगा, लेकिन मैं जो आपको सुना रहा हूं ये सब लिखने में आएगा, तो ये सीधा सीधा आपके अंदर जा रहा है, कंसेप्चुअलाइज कर पाएंगे आप इसको। ठीक है ना, इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो सोचिए हमने कैसे पढ़ा होगा, हमको तो किसी ने नहीं पढ़ाया। तो हमने जो प्राइमरी हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाई है वो कितनी गहराई से, पर ये कि हमारे इसमें योगदान है किताबों का, ढेरों किताबें, ढेरों उपन्यास, उनका कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये हमारा अकेले का नहीं है। हमने कोई एक सिंगल हिस्ट्री की किताब पढ़ के मान्यता नहीं बनाई है, बल्कि ढेरों किताबें पढ़ के ये समझ विकसित की है। तो ये आपको मिल रही है गिफ्ट में एक साथ। तो कम से कम हिस्ट्री की 50 उपन्यास और किताबों का सार है ये। ठीक है, तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगी और रिजल्ट के तौर पे आपको ये क्वालिटी मिल रही है। इसको आप लिख सकते हैं, ऑथेंटिक है और ढेरों बच्चों ने लिख करके अच्छी रैंक हासिल